अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया कोसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते जो अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं, जिनमें से दो मुकदमात जो हैं वो इलेक्शन से रिलेटेड हैं। यानी कि एक मुकदमा जो है, यानी कि एक केस जो दरख्वास्त दायर हुई है वो 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के हवाले से, और दूसरी जो है वो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने के हवाले से जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है। साथ ही साथ फौजी अदालतों के हवाले से केस भी जो है वो एक दफ़ा फिर से टेकअप हो गया है और वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम उससे पहले बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन के जो केसेस और जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेकअप हुई हैं, क्योंकि इससे कबल भी जो है वो इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत रहा। 14 मई को इंतखाबात करवाने के हवाले से जो है वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से तारीख भी दी गई, लेकिन ना तो 14 मई को इंतखाबात हो सके और ना ही इस फैसले पर अमल दरामद हो सका और ना ही इस पर कोई मजीद आगे कार्रवाई की जा सकी। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का मामला भी जो है वो इससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत रहा, लेकिन उस पर भी कोई खातर ख्वाह बड़ी अचीवमेंट जो है वो नहीं हो सकी। तो इस पर बात करेंगे कि अब जो ये नई दरख्वास्तें टेकअप की गई हैं, इन पर क्या सूरत हाल जो है वो सामने आएगी और क्या फ़ैसले की जो है वो उम्मीद की जा रही है, और क्या सुप्रीम कोर्ट जो 3 रुकनी बेंच इन केसेस की समाअत करेगा, क्या वो 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कानूनी और आइनी तौर पर कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो भी बहाल कर दिया गया है। और अब चूँकि उसकी भी शिक्स को देखना होगा और उसे भी देखना होगा कि क्या उसके बाद आइनी जो दरख्वास्तें हैं उन पर 3 रुकनी बेंच समाअत कर सकता है कि नहीं। हमारे साथ इस वक्त जहांजेब अब्बासी साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक मुद्दत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं। आइनी और कानूनी मामलात की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से मेरा ये दावा है कि एक शायद वकील से भी अच्छी जो है वो इनकी ग्रिप है आइनी और कानूनी मामलात पर। बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी साहब। सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि इंतखाबात का मामला इससे कबल भी ज़ेर समाअत रहा, काफ़ी ज़्यादा उसकी हेयरिंग्स भी हुई, उसके बाद 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म भी जारी किया गया, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। अब आगे क्या देख रहे हैं, ये जो अब इंतखाबात के मामला जो है वो एक दफ़ा फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ चुका है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाएं, इस पर क्या 3 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत कर सकता है, और क्या समझ रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में इस तरह की दरख्वास्तों को जिस तरह से टेकअप किया गया है और बेंचेस भी तश्कील दिए गए हैं, आपको आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन पे इसका कोई असर पड़ेगा, कोई सूरत हाल आपको वाज़ी होती नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया आसिया। सबसे पहले तो मेरे हवाले से जो कुछ आपने कहा, आपने मीठा काफ़ी तेज़ कर दिया है, तो वो मीठा इतना तेज़ नहीं होना चाहिए था। अब केसेस के ऊपर अगर हम बात करें तो आम इंतखाबात के हवाले से ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत अहम केस है। लेकिन माजी में हमने देखा कि इस केस को मिस हैंडल किया गया बहुत बुरे तरीके से। जब इमरान खान ने अपनी 2 सूबाई असम्बलियाँ कबल अज़ वक्त तहलील कर दी, तो उस वक्त ये मामला पंजाब के इलेक्शंस का मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग था और केपीके का मामला पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग था। दोनों सूबाई हाई कोर्ट्स में केस पेंडिंग था। इसी दौरान एक साबिक सीसीपीओ लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर का केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया और जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में बेंच ने अचानक उस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया। अब ये पुलिस वाले के तबादले के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया गया और उनसे पूछा गया कि बताएं आप इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे। उसके ऊपर मीडिया पे शोर पड़ा कि ये केस कुछ था, किया कुछ जा रहा है। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उन्हीं जजेस ने जो सीसीपीओ लाहौर के केस को सुन रहे थे, उन्होंने रिकमेंड किया, तजवीज़ दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त उमर अता बंदियाल को कि आप इसके ऊपर सो मोटो लें। सो मोटो ले लिया गया, कोर्ट प्रोसीडिंग चली और फिर जुडिशरी अंदरूनी तौर के ऊपर इख्तलाफात का शिकार हो गई। और वो डिवीज़न क्यों आई? डिवीज़न की वजह भी यही थी कि मुतलका हाई कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से इसके ऊपर सो मोटो नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल वो पूरी एपिसोड ख़त्म हुई। अब भी जो चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सोमवार के दिन इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है, लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में इसी नौइयत का ही ये केस पेंडिंग है। तो क्या उस केस की रोशनी में क्या इस केस को कंटिन्यू किया जा सकता है या नहीं, ये एक बहुत अहम मामला होगा और बहुत अहम सवाल है। जहाँ पे आपने बात की कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में, जहाँ पे लॉ में ये लिखा हुआ है कि आइनी इंटरप्रिटेशन का मामला हो तो 5 जज सुनेंगे, तो मेरे ख्याल में ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 दिनों में होने हैं। आइनी तशरीह का सवाल वहाँ पे होता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें मुबहम हों या वजाहत ना हो, तो उसके लिए कोर्ट ये कहती है कि हमें इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। जैसे 62(1)(f) में ये तो कह दिया था कि जो सादिक और अमीन या रास्त गो नहीं होगा, झूठा होगा, उसके ऊपर 62(1)(f) अप्लाई होगा। लेकिन 62(1)(f) के तहत नाअहली की मियाद क्या होगी, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन खामोश था। तो वहाँ पे फिर इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी और कहा जी कि
वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक डिक्लेरेशन फील्ड में रहेगा। और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बाद में एक कानून में तब्दीली करके उस डिस्क्वालिफिकेशन को फिर 5 साल का कर दिया गया है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है। केस ये बहुत अहमियत का हामिल है और इस हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट हो सकती है। एक तरफ मुल्क में पॉलिटिकल गहमा गहमी आपके सामने है और दूसरी तरफ एक ऐसे सूरत हाल में ये केस बहुत अहमियत का हामिल है। अब आते हैं दूसरे मामले पे, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। सिर्फ मिलिट्री मिलिट्री कोर्ट के हवाले से मैं उससे पहले मैं एक इलेक्शन के हवाले से एक छोटा सा सवाल करना चाह रही हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है ये मामला पेंडिंग है। जब इससे कबल हमने देखा कि इस इलेक्शन के मामले पर खुद नोटिस लिया गया था, सो मोटो नोटिस लिया गया था, तो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये उस वक्त जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने भी इस बात पर एतराज़ उठाया था कि सो मोटो नहीं लेना चाहिए था, पटिशन्स थी उनको टेकअप किया जा सकता था। फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर समाअत था, तो सुप्रीम कोर्ट को ये मामला नहीं उठाना चाहिए था। अब एक दफ़ा फिर से वही सिचुएशन बन गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो टेकअप कर ली गई हैं और समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई हैं। देखिए, यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है और वो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया है, उस कानून के तहत अब आर्टिकल 184(3) के तहत कोई भी दरख्वास्त आएगी सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेना है, इन दोनों सूरतों में ये इख्तियार फ़र्द वाहिद के पास नहीं रहा। अब ये इख्तियार आ गया है 3 रुकनी कमेटी के पास। अब वो 3 रुकनी कमेटी कौन कौन सी है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 2 मोस्ट इंतहाई सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ मुशावरत करके चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच बनाया है। तो उस पूरे लॉ को फॉलो किया गया है, तमाम असूलों को मद्देनज़र रख कर ये बेंच तश्कील दिया गया है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें कुछ गड़बड़ की गई हो या कानून के ख़िलाफ़ कोई काम किया गया यानी कि हो। लाहौर हाई कोर्ट पे अगर ये मामला पेंडिंग भी है तो उस सूरत में भी वो सुप्रीम वो कोर्ट में देखा वो जा सकता वो मामला अलग है, उसको कोर्ट किस तरह देखती है सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत अहम होगा। है। क्योंकि इससे कबल भी ये कहा गया था ना कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई जी कोर्ट में है, बिल्कुल तो ऐसे आज ही। खुद नोटिस क्यों लिया गया? तो मतलब अब भी तो लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है और पेशावर हाई कोर्ट का भी अभी तक कोई फैसला जो है वो उस तरह से सामने नहीं आया। जी जी, ये इसके ऊपर अब देखना ये है कि जब ये 3 रुकनी बेंच बैठेगा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में, तो उसके सामने ये मामला अगर आया तो उसको वो किस तरह से एड्रेस करते हैं, ये बहुत अहम मामला है। अच्छा सर, अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक दफ़ा मामला जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। काफ़ी अरसे से जो है ये इसकी लास्ट मेरे ख्याल से अगस्त में हेयरिंग हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक कोई हेयरिंग नहीं हुई। अब दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। क्या समझते हैं, पहले 6 रुकनी बेंच था, अब जो है वो 5 रुकनी बेंच हो गया है। किस तरह से आप इस केस को देख रहे हैं? मज़ीद कितनी इसमें आप समझ रहे हैं कि किस तरफ अब ये जाएगा ये केस? देखें, ये केस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। गुज़िश्ता हमने देखा कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा था, तो उस वक्त भी बड़ी डिटेल हेयरिंग इसकी हुई और मेरे ख़्याल में सिर्फ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के जो आर्गूमेंट्स हैं वो रह गए हैं। बाकी तमाम जो रिस्पोंडेंट्स हैं या जैसे एतज़ाज़ एहसन हैं, दीगर वकला हैं, उनके आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। शायद 1 या 2 दिन की हेयरिंग मेरे ख़्याल में हो और फिर उसके बाद इस केस के ऊपर कोई डिटेल जजमेंट या कोई शॉर्ट ऑर्डर भी इसका आ सकता है। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं? ये वो सवाल है जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जवाब देना है। लेकिन जो चीफ जस्टिस साबका चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उनकी सरबराही में जो बेंच था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये उनकी नाकामी है कि वो इस केस को डिसाइड नहीं कर सके और इस केस को डिसाइड किए बगैर चले गए। हालांकि उनको ये केस डिसाइड करके जाना चाहिए था। वो डिले टैक्टिस का मुजाहरा करते रहे और फिर केस को पेंडिंग छोड़ के खुद निकल गए। वो अगर ख़ुद इस केस को डिसाइड कर लेते तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती, लेकिन उन्होंने इसको शिफ्ट किया नेक्स्ट चीफ जस्टिस पे और फिर ये केस पहले भी काफ़ी हद तक सुना जा चुका है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब वही उसी बेंच को कंटिन्यू करवाया है, क्योंकि अगर एक भी नया जज इसमें ऐड कर दिया जाता तो फिर मेरे ख्याल में इस केस को रीहेयर करना पड़ता। अब जैसे जो पीटीआई सोशल मीडिया के ऊपर चीखो पुकार कर रही है, तो एक भी जज अगर नया आता तो ये असर नो इसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती, नए सिरे से शुरू हो जाती। तो उससे बचने के लिए कि केस काफ़ी हद तक कंक्लूड हो चुका है, काफ़ी हद तक आर्गूमेंट्स हो चुके हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसी बेंच को कंटिन्यू किया है कि आप पहले भी सुनते रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, सुने और इसके ऊपर फैसला दे दें।
लेकिन सर जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला था, इससे पहले भी बारहा अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया जाता रहा कि किस तरह फ़ौजी अदालतों में जो है वो सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है। हमने देखा कि अदालत के अंदर कोई खातर ख्वाह जो है वो मुतमईन नहीं कर सके वकला अदालत को। अब क्या समझते हैं कि आगे चलकर इस केस की जब होगी, आलमोस्ट ये कंक्लूड भी हो चुका है, तो क्या फ़ैसले की उम्मीद आप कर रहे हैं कि इजाज़त दे दी जाएगी सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की, या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, यहाँ उम्मीद की बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है, जैसे आपने कहा कि कोर्ट भी इस व्यू के ऊपर वो मुत्तफ़िक थी कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ये कह रही है कि नहीं होना चाहिए सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल, तो ठीक है, वो ट्रायल को उड़ा दे। और अगर वो ये समझती है कि भाई ये ट्रायल होना चाहिए, तो फिर उसके ऊपर भी कोई फ़ैसला दे दें। लेकिन अल्टीमेटली किसी एक तरफ तो उनको जाना पड़ेगा, या इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब लेकिन एक सवाल जो मुझे जो समझ आ रही है, क्योंकि साबका चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जो अपने ऑर्डर्स कुछ जारी किए हैं, उसमें एक चीज़ वो बार बार लिख रहे हैं जी कि हमें यकीन दहानी करवाई गई कि किसी फीमेल का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, जुवेनाइल यानी 18 साल से कम उम्र का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि इस हवाले से जो है वो राइट टू अपील दिया जाएगा, फ़ौजी कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मर्ज़ी का वकील दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें। तो अब इस पे क्या उसी गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा, या सिरे से ही ये कह दिया जाएगा कि फ़ौजी अदालत के में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत इस केस का जो भी फ़ैसला आएगा उसके ख़िलाफ़ अपील आएगी, और अपील इससे बड़ा बेंच सुनेगा। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में लिखा हुआ है। तो फ़र्ज़ करें अगर इस स्टेज के ऊपर ये बेंच ये कह देता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो दुरुस्त हैं, तो फिर अपील में आकर ये फ़ैसला तब्दील भी हो सकता है। अब बिल्कुल ये फैसला तब्दील भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने भी जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो इलेक्शन करवाने का जो है वो कह दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला आ चुका है, नोटिस भी आई थिंक जो हैं वो जारी हो चुके हैं। तो अगर इस मामले पर जो है वो इलेक्शन कमीशन तारीख दे देता है, तो उस सूरत में इन केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, ये अगर तारीख दे देता है तो फिर उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट कर देगा और ये कहेगा जी कि हम फ़लाँ डेट को हम ये तारीख दी है, और हम इस पे इस अपने जजमेंट पे जो है आप इस तारीख के ऊपर हम इलेक्शन कमीशन ये कह देगा कि हम इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं, और फिर वो मामला ख़त्म हो जाएगा। ये पहले भी मतलब इसमें हमने यही देखा कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आमने सामने थे, और ये दो इदारों के दरमियान जो है वो लड़ाई जो है ये कोई बहुत अच्छी मिसाल नहीं है। तो इसको अगर डिसाइड किया जा रहा है तो ये अच्छी बात है। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा जो हफ्ता है उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई बड़े फैसले मुतवक्के हैं, कि कोई बड़े फैसले जो हैं वो आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से? जी बिल्कुल, ये जो 2 केसेस हेयरिंग के लिए फ़िक्स किए हैं, इससे बिल्कुल वाज़ेह लग रहा है कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो जाएगी। कोई बहुत अहम केसेस जो है उसके ऊपर भी, जो 2 बहुत अहम केसेस हैं, इस पे कोई अहम फ़ैसले भी आ सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी देखें, अब मिलिट्री कोर्ट की अगर हम फिर बात करें, तो ये जो मौजूदा हमारे जज हैं जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, 5 मेंबर बेंच को, जस्टिस एजाज़ुल एहसन, ये वही जज हैं जो उन मुख्तलिफ़ केसेस को सुन चुके हैं जिसमें इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये बड़ा कोई वीक बेंच है, बहुत ज़बरदस्त बेंच है, और इस पे कोई अहम फ़ैसला, कोई बहुत बड़ी कोई ख़बर भी आ सकती है। हो सकता है कि कोई ऐसा फ़ैसला दे दें जो गैर मुतवक्को हो, और जिसको जो है वो पीटीआई के फेवर में जाए। तो ये केसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके ऊपर अहम फ़ैसले जो हैं वो इसी हफ्ते में ही लग रहा है कि आ जाएंगे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो 3 बड़े अहम केसेस हमने देखा कि आइंदा हफ्ते जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाने का मामला भी है, और साथ ही साथ मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने का मामला भी जो है वो ज़ेर समाअत रहेगा। और साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है, और जैसे कि जांजिया अब्बासी साहब ने भी कहा कि एक मजबूत बेंच के सामने वो केस ज़ेर समाअत है, और वो है फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल का मामला। तो यकीनी तौर पर आइंदा हफ्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए और पूरे मुल्क के लिए इनफैक्ट बहुत अहम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आइंदा हफ्ते बहुत अहम जो है वो फैसलों की उम्मीद की जा रही है। अब देखना ये है कि इन केसेस के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है, स्पेशली अगर हम बात करें कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का भी हवाला जांजिया अब्बासी साहब ने दिया कि जो भी फैसला फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से आएगा, यकीनी तौर पर उसके खिलाफ जो है वो अपील भी की जाएगी। तो अब देखना यह है कि आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इन 3 अहम मुकदमात के ऊपर क्या फ़ैसला देती है, नोटिस किन किन को जारी किए जाएंगे, और जो फ़ैसले हैं
फ़ौजी अदालतों का और आम इंतखाबात का उनका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। तो सोमवार को जो है वो एक केस सोमवार को आम इंतखाबात के हवाले से जो है वो मुकर्रर किया गया है, और दूसरा मंगल को यानी 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर जो हैं बहुत अहम दिन होंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल में भी, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हवाले से भी। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए जो है वो देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।